सुबह 6 बजे मुझको जब से इत्तला मिली मैं कांप के रह गया। बोरी बंद दो मासूम बच्चों की लाशें मिली थी। मेरा नाम इंस्पेक्टर मुबशर है। एक हफ्ते पहले ही मेरी कसूर में पोस्टिंग हुई थी। शाम तक बच्चों की शिनाख्त हुई। इनकी मां को रोता देखकर सारा इलाका अश्कबार था। इसका बैन दिल चीर रहा था। लेकिन अचानक मेरी नजर इस औरत के जले हुए हाथों पर पड़ी और अगले ही लम्हे मेरा नाम इंस्पेक्टर मुबशर है और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अजीबोगरीब वाकयात देखे हैं। लेकिन जो वाकया मैं आज बयान करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए भी नाकाबिले यकीन था। ये एक ऐसा वाकया था जिसे मैं चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। ये मेरे इलाके में पेश आया और मेरी आंखों के सामने पेश आया और इसने मेरे दिलो दिमाग को हिला के रख दिया। पुलिस वाले की जिंदगी कोई आसान जिंदगी नहीं होती। बाहर से लोग समझते हैं कि बड़ी ताकतवर वर्दी है, बंदा रौबदार होता है, लेकिन अंदर से जो कुछ हम पर बीतती है वो सिर्फ हम जानते हैं। हर रोज कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई लाश, कोई ना कोई चीख हमें हिला के रख देती है। लेकिन हमने खुद को पत्थर का बना लिया होता है ताकि काम कर सके, ताकि इंसाफ दे सके, ताकि दूसरों के दर्द को संभाल सके। मगर कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर के पत्थर को भी पिघला देते हैं। मैं हमेशा से बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था। इनकी हंसी, इनकी मासूमियत, इनकी बातें मुझे खुशी देती थी। मेरी अपनी औलाद अभी नहीं थी, शादी को कुछ ही महीने हुए थे, मगर मैं जब भी किसी बच्चे को रोता या डरा हुआ देखता तो मेरी रूह कांप जाती थी। और अगर कभी कोई केस ऐसा आता जिसमें बच्चे मुलव्वस होते या किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा होता तो मैं इस केस को छोड़ता नहीं था। मैं दिन रात एक कर देता था कि मुजरम को पकड़ा जाए, इसको सजा मिले, ताकि आइंदा कोई बच्चा इस जुल्म का शिकार ना हो। ऐसा ही एक दिन था जब सुबह सुबह 6 बजे मेरा मोबाइल बजा। मैं इस वक्त नाश्ता करने बैठा ही था। रोटी का पहला नवाला तोड़ा था। बीवी मेरे सामने थी कि अचानक कॉल आई और दूसरी तरफ से जो बात बताई गई इसने मेरी भूख प्यास सब खत्म कर दी। एक सिपाही की आवाज कानों में गूंजी, सर एक बोरी मिली है जिसमें दो बच्चियों की लाश है, वो भी हमारी हदूद में। मैंने नवाला रख दिया और नजरें बीवी की तरफ उठी। इसने फौरन समझ लिया कि कुछ संगीन हुआ है। पूछा क्या हो गया। मैंने मुख्तसर कहा कि बहुत जरूरी काम है, जाना है। गाड़ी की चाबी उठाई और निकल पड़ा। दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि कौन दरिंदा हो सकता है जो नन्ही जानों को यूं बेदर्दी से खत्म कर दे। कौन सा इंसान इतना बेहिस हो सकता है कि जो बच्चों के साथ ऐसा सलूक करे, वो भी बच्चियां जो बोल नहीं सकती, जो समझ नहीं सकती, जो सिर्फ मुस्कुराना जानती हैं, रोना जानती हैं, जब माँ को पुकारना जानती हैं। रास्ते में ट्रैफिक कम थी। शहर अभी जागने की तैयारी में था। सड़कों पर खामोशी थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही एक केस की रिपोर्ट आई थी, मगर इसमें लाश नहीं मिली थी, सिर्फ बच्ची गायब हुई थी। वालिदैन पागल हो गए थे, थाने के बाहर बैठे रहे थे। मैंने खुद इनसे वादा किया था कि हम बच्ची को ढूंढ निकालेंगे। आज जब मुझे इत्तला मिली कि दो लाशें मिली हैं तो दिल डूब गया। कहीं इनमें वो बच्ची तो नहीं जिसके बाप ने मेरे सामने हाथ जोड़े थे। कहीं वो इस दुनिया से तो नहीं चली गई जिसे हम ढूंढने का वादा कर चुके थे। मैंने स्पीड तेज कर दी। शहर के एक कोने में जहां कुछ देर वीरान प्लाट थे वहां हम पहुंचा तो मंजर दिल दहलाने वाला था। पुलिस की टेप लगी हुई थी, चंद एहलकार खड़े थे और बोरी पास पड़ी थी। इसके ऊपर कुछ वजनी पत्थर रखे गए थे ताकि कोई जानवर करीब ना जा सके। मैं गाड़ी से उतरा तो सबने मुझे सैल्यूट किया, मगर मेरी नजर बोरी पर थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ इसके करीब पहुंचा। जैसे ही एहलकार ने बोरी का मुंह खोला मेरी सांस जैसे रुक गई। अंदर दो नन्ही बच्चियां पड़ी थी। इनकी आंखें बंद थी जैसे सोते में हो, लेकिन चेहरे पर जो दर्द का अक्स था वो सब कुछ बता रहा था। इनकी उम्रें ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 साल की होंगी। एक बच्ची के हाथ में छोटा सा रिबन था, शायद इसने खुद बालों में लगाया हो या माँ ने लगाया हो। दूसरी बच्ची के गले में छोटा सा तावीज बांधा था, जिसे देखकर लगता था कि घर वालों ने इसे बचाने के लिए बांधा था। जिसे देखकर लगता था कि घर वालों ने इसे बचाने के लिए बांधा होगा। इन मैयतों को आग लगाई गई थी। अब ये नहीं पता था कि आग किस टाइम लगी थी, जान निकलने से पहले या बाद में, लेकिन आग लगा दी गई थी। ये बात साबित की क्योंकि देखने से पता चल रहा था कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। क्या लोगों के सीने में दिल नहीं होता? क्या इनके घर में अपने बच्चे नहीं होते?
बच्चों को इस तरह छोटा और मासूम और प्यारा बनाया जाता है कि इनको देखकर ही इनको प्यार आता है, क्योंकि वो अपना कोई काम नहीं कर सकते और इनके सारे काम बड़ों ने करने होते हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसे बेबस बच्चों के साथ ये सब करना, क्योंकि बच्चे तो बेबस होते हैं, इनको तो इस माशरे के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। यहाँ पे कैसे कैसे लोग बैठे हैं, इस तरह हमने किस तरह से बचना है, क्या करना है, कौन से टाइम पर कौन सी मसलिहत इस्तेमाल करने की, कौन सा झूठ बोल रहा है, इन बेचारों को क्या पता हुआ। ये तो मन के सच्चे होते हैं और सीधी-सीधी बातें करते हैं। मेरी आंखें भर आई लेकिन मैंने आंसू रोक लिए, क्योंकि मुझे मजबूत बनना था। एहलकार मुझे देख रहे थे, इलाके के लोग भी जमा हो चुके थे और इनकी आंखों में सवाल थे। वो जानना चाहते थे कि इनके इलाके में ये क्या हो रहा है, कौन है जो इनके बच्चों को निशाना बना रहा है। मैंने फौरन जाए वो कुआं को सील करने का हुक्म दिया और फोरेंसिक टीम को बुलाया। इर्द-गिर्द के घरों से मालूमात इकट्ठी करने का हुक्म दिया और खुद वहां बैठ गया ताकि हर चीज का जायजा ले सकूं। इस लम्हे मुझे न भूख का एहसास था, न प्यास का, न ही किसी चीज की परवाह। सिर्फ ये जानने की तड़प थी कि ये बच्चियां कौन थी और इनके साथ ये सब किसने किया और क्यों किया। भी बार-बार कॉल कर रही थी मगर मैंने फ़ोन साइलेंट कर दिया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मेरा अब वक़्त इन बच्चियों में था जो अब इस दुनिया में नहीं। इनके लिए मुझे इंसाफ लाना था। ये सब कुछ इस कदर अचानक और दिल दहला देने वाला था कि मैं खुद को सँभाल नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने खुद से वादा किया कि जब तक इनके मुजरिम को नहीं पकड़ूँगा, चैन से नहीं बैठूँगा। ये केस अब सिर्फ़ एक फ़ाइल नहीं रहा था, ये अब मेरे दिल का बोझ बन चुका था, जिसे मुझे हर हाल में उतारना था। इन दिनों हमारे थाने में एक शख्स आया था जिसकी हालत बहुत खराब थी। इसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के थे, चेहरा जर्द हो रहा था और कपड़े मट्टी से अटे हुए थे। इसने अंदर आकर एक सांस लिया और फिर धीरे से कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी दो बेटियां लापता हो गई हैं। ये सुनते ही चौंक गया, क्योंकि बच्चों की गुमशुदगी मेरे लिए एक संजीदा मामला होता है। मैंने इसे बैठने का कहा और पानी मंगवाया। वो बैठते ही रोने लगा और कहने लगा, कल शाम से मेरी बच्चियां गायब हैं। इनकी उम्र 7 और 8 साल है। घर से बाहर खेलने गई थी लेकिन वापस नहीं आई। मैंने स्पाई को इशारा किया कि इसकी बात सुनकर मुकम्मल तफसील नोट करे, लेकिन साथ ही मैंने इसे बताया कि अभी 24 घंटे मुकम्मल नहीं हुए, इसलिए कानूनी तौर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। हाँ, हम ये मालूमात रिकॉर्ड में रख लेते हैं और अगर कोई इतला मिलती है तो फौरन इतला दी जाएगी। इसने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैंने तो रात से पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया, रिश्तेदारों के घरों में देखा है, मदरसे, स्कूल, गली, मोहल्लों, हर जगह जा चुका हूँ। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हमने इसका नाम, पता और नंबर नोट कर लिया। वो बहुत परेशान दिखाई देता था। बार-बार हाथ जोड़ के कह रहा था, बस अगर कोई इत्तला मिले तो मुझे बता दीजिएगा। वो कुछ देर बैठा और फिर चुपचाप वापस चला गया। इसकी नज़रें दरवाजे पे जमी रहीं, जैसे अब भी उम्मीद हो कि कोई आकर कहेगा कि बच्चियाँ मिल गई हैं। लेकिन ऐसी कोई खबर ना आई। इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कानून का तकाजा था कि 24 घंटे के बाद ही गुमशुदगी की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज की जाए। लेकिन दिल में कहीं एक खलश रह गई थी कि शायद हमें कुछ और करना चाहिए था। शायद हम इसका दुख इस वक्त नहीं समझ सके थे। अब जब मैं सुबह इस बोरी वाले वाक़ये की जगह पर खड़ा था और इन बच्चियों की उम्रें और शक्लें ज़हन में आ रही थी, तो मुझे इस शख्स की बातें याद आने लगी, जिसने आकर अपनी 2 बेटियों की गुमशुदगी की दुहाई दी थी। और मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये वही बच्चियाँ हो सकती हैं। जो उम्र इसने बताई थी, वही उम्र इन बच्चियों की भी लग रही थी। इनके हुलिये भी वैसे ही थे जैसे इसने बयान किए थे, लेकिन अभी तस्दीक ज़रूरी थी, क्योंकि ये बहुत हसास मरहला था। पोस्टमार्टम होना था, लाशों को स्टोर में रखवाना था और फोरेंसिक टीम ने भी अपने नमूने पेश करने थे। अब बच्चियों की मैयतें पुलिस की तहवील में थी। हम इन्हें फ़िलहाल इनके अहल खाना के हवाले नहीं कर सकते थे, क्योंकि कानून के तहत और तफ्तीशी अमल के तहत हमें कुछ मराहिल पूरे करने थे, ताकि बाद में केस मजबूत रहे और कोई कानूनी कमी न रह जाए। लेकिन एक बाप को इत्तला देना कि इसकी बेटियां इस हालत में मिली हैं, ये सबसे मुश्किल काम था। मैं थाने वापस आ गया और वहां बैठकर तमाम गुमशुदगी की रिपोर्टें चेक करवाईं, मगर ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं थी जिसमें 2 बच्चियों का जिक्र हो। अलबत्ता हमारे रिकॉर्ड में इस आदमी का नाम, नंबर और बयान जरूर दर्ज था, जो कल आया था और अपनी बेटियों की बाबत हमसे पूछ कर गया था। मैंने इसका नंबर निकलवाया और फोन अपने सामने रखकर देर तक घूरता रहा। दिल चाह रहा था कि फ़ोन ना उठाऊँ, दिल चाह रहा था कि कोई और ये काम कर दे, क्योंकि मैं एक बाप को ये खबर नहीं देना चाहता था कि इसकी कलियाँ मुरझा चुकी हैं, इसकी बच्चियाँ अब कभी वापस नहीं आएँगी। मैंने फ़ोन अपने एक मोहताज को दिया और कहा कि तुम इसको कॉल करो।
लेकिन बात बहुत नरमी से करना और इसे सीधा सीधा सब मत बताना। बस इतना कहना कि थाने आ जाए, कुछ जरूरी बात करनी है और ज्यादा तफसील फोन पर न देना। वो भी परेशान हो गया, इसके चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगा, सर ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि करना तो है। इसने कॉल की और नरमी से बात की। इस आदमी को बुलाया और तकरीबन आधे घंटे बाद वो थाने पहुंच गया। इसकी हालत वही थी जो कल थी, बल्कि इससे भी बदतर लग रही थी। इसकी आंखें सुर्ख थी जैसे रात भर रोया हो। कपड़े और ज्यादा गंदे हो चुके थे और वो बिल्कुल खामोश होकर बैठा था। इसने आकर कहा कि जी मैं जमाल हूँ, कल आया था आपसे मिलने। दो बेटियां गुम हो गई थी, आपने बुलाया है। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं इसे क्या कहूँ। मुझे लगा कि इस लम्हे मेरी जबान बंद हो गई है। मेरे दिल में एक तूफान था, एक दर्द था जो मेरे गले तक आकर रुक गया था। मैंने इसकी आंखों में देखा तो लगा कि वो खुद जान चुका है कि कोई बुरी खबर है, क्योंकि इसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और एक टूटा हुआ हौसला झलक रहा था। मैंने बड़े इत्राम से इसको वो बात बताई जैसे सुनने के बाद शायद कोई भी बात हो बाप होश में ना रह सके। मैंने धीरे से कहा कि हम दो बच्चियों की लाशें मिली हैं और हम ये समझते हैं कि वो तुम्हारी बेटियां हो सकती हैं। इसने पहले तो मुझे गौर से देखा, जैसे इसे मेरी बात समझ ना आई हो, और फिर जैसे ही हकीकत इसके जहन तक पहुंची तो वो ऐसी चीख मार कर रोने लगा जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर नीचे बैठ गया और हिचकियां लेने लगा। इसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि वहां खड़े हर शख्स की आंख नम हो गई। वो बार बार यही कह रहा था कि मेरी बेटियां, मेरी आयशा, मेरी मरियम कहाँ है, मेरी बेटियां कहाँ है। मैंने इसे दिलासा दिया, मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि तुम देख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो बेशक मत देखो, क्योंकि ये मंजर आसान नहीं होगा। बार बार अपने हाथ मल रहा था, बार बार सर झटक रहा था, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम सब जानते थे कि ऐसा हो चुका है, और अब जो कुछ होने है वो बहुत तल्ख, बहुत घटन है। मैंने इससे कहा कि अभी बहुत सारे मामलात हैं जिन्हें देखना है, और सबसे पहला मरहला ये है कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना है, ताकि हम जान सकें कि कौन घर में कौन कौन है, बच्चियां किस वक्त बाहर गई, किसके साथ गई, वापस क्यों नहीं आई, और इनकी माँ क्या जानती है, तुम्हारे रिश्तेदार कौन है, किससे दुश्मनी हो सकती है, हर वो सवाल जो हमें हकीकत के करीब ले जा सकता है। मैंने इससे पूछा कि इनकी माँ जिंदा है क्या, वो घर पे है, तो वो रोते हुए बोला, हाँ इनकी माँ है, घर पे ही है। ये सुनकर मेरा दिल और भी बोझल हो गया कि एक माँ पर क्या बीतेगी जब इसे मालूम होगा कि इसकी गोद उजड़ गई है। मैंने इसके कंधे पे हाथ रखा और इसे पानी पिलाया। फिर हमने इसे कहा कि बच्चों की मेटें हमने देख ली हैं, तुम दूर से देख लो, लेकिन करीब मत जाना, क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इसने थोड़ी देर बाद दूर से एक नजर डाली और फिर आंखें बंद कर ली। इसके हाथ फिर से लरजने लगे। वो अपने दिल को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी कैफियत में कौन संभल सकता है। मैंने गाड़ी निकलवाई और इसे साथ बैठाया। रास्ते भर वो खामोश रहा, या कभी कभार सिर्फ बेटियों के नाम लेता और फिर खामोश हो जाता। मैं भी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें अल्फाज बेमानी हो जाते हैं, जिनमें सिर्फ खामोशी ही दुख की जबान बनती है। इसका जिस्म बार बार लरजता था, और वो शीशे से बाहर देखता जाता था, जैसे हर गली, हर दरख्त से अपनी बेटियों को ढूंढ रहा हो। कुछ देर बाद हम इसके घर पहुंचे। बिल्कुल सादा सा घर था, ना कोई पक्की दीवारें, ना कोई बड़ी इमारत। बाहर की दीवार के साथ पेनाफ्लेक्स का एक पर्दा लटका हुआ था, जिसे दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इससे अंदाजा हो रहा था कि ये लोग ज्यादा खुशहाल नहीं, बल्कि आम से गरीब लोग हैं, जिनके लिए जिंदगी की जरूरियात भी एक ख्वाब जैसी होती हैं। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, छोटे बच्चे खेलते हुए हमें नजर आए। एक बच्चा 2.5 साल का लग रहा था, दूसरा 4 साल के करीब था। वो दोनों किसी खिलौने के पीछे भाग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हमें देखा तो एकदम रुक गए और बाप की तरफ भागे। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन बाप ने इन्हें गोद में उठाने के बजाय सर पर हाथ फेरा, जैसे इसके अंदर अब कुछ करने की हिम्मत नहीं रही थी। घर के एक कोने में एक औरत बैठी हुई थी, जिसने हमें देखते ही सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और कहने लगी, मैं इसकी बीवी की बहन हूँ, वो अंदर कमरे में है। तब तक इसे कुछ नहीं पता। वो कहने लगी कि हम समझे थे कि शायद बच्चियां कहीं खेलने गई हो, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन वो वापस नहीं आई। हमें अंदर बैठाया गया। हम जमीन पर बिछे हुए एक पुरानी चादर पर बैठ गए और वो आदमी यानी जमाल खुद अंदर चला गया।
ताकि बीवी को ये खबर दे सके कि अब कुछ बाकी नहीं रहा। वो अंदर गया तो हमने सुना वो बीवी को कुछ समझाने लगा। पहले तो आवाज धीमी थी, लेकिन चंद लम्हों बाद एक ऐसी दिलखराश चीख सुनाई दी कि मेरे जिस्म में झरझरी आ गई। माँ की चीख थी, ऐसी चीख जो सुन के लगता था जैसे किसी ने इसका दिल चीर दिया हो, जैसे इसकी रूह को तकलीफ दी गई हो। फिर इसके रोने की आवाजें आने लगी, ऐसी आवाज, रोने की आवाज जैसे कोई अपना सब कुछ लुटा बैठा हो। मेरी नजरें नीचे झुक गई और मेरा दिल बोझल हो गया। हमने इस माँ को अभी तक नहीं देखा था, लेकिन इसकी आवाज ने हमें बता दिया था कि वो कैसा महसूस कर रही है, वो कैसे तड़प रही है। अंदर से वो माँ एक एक चीख में अपनी सारी जिंदगी का दर्द नकार रही थी, और हम बाहर बैठे सिर्फ सुन सकते थे, क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं थी कि हम इसका दुख बांट सकते। इस वक्त जो दुख इसके अंदर था वो सिर्फ एक माँ ही जान सकती थी, जो अपनी औलाद खो बैठी हो। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, बाहर निकल जाऊं और इस माँ के लिए कोई ऐसा जुमला तलाश करूं जो इसे थोड़ा सा सुकून दे दे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती जो औलाद के जाने के बाद माँ को तसल्ली दे सके। हकीकत बड़ी बेरहम होती है, और जब वो सामने आती है तो इंसान की सारी ताकत खत्म हो जाती है। तभी तो इसे हकीकत कहते हैं। मैं घर के सहन में बैठा था, सामने दीवार के साथ एक पुराना सा बेंच पड़ा था। इसी पर मैंने खुद को ढेर किया था। अंदर से अब भी औरत के रोने की आवाजें आ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे थक गई हो, या जैसे रोने से आवाज भी जवाब दे गई हो। मैंने आसमान की तरफ देखा और फिर नजरें बंद कर ली, और अचानक मेरे दिल में एक तेज सा दर्द उठा। एक लम्हे के लिए मेरी सांस रुकी और मेरा माजी मेरे सामने आने लगा। वो माजी जिसे मैं अक्सर याद नहीं करता था, मगर आज जाने की वो सब कुछ इतनी शिद्दत से याद आने लगा जैसे कल की बात हो। मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। हमारा भी एक छोटा सा घर था, माँ बाप थे जो हम तीन बहन भाइयों पर जान देते थे। मैं सबसे बड़ा था, मेरे बाद दो बहनें थी। एक मुझसे 2 साल छोटी थी और दूसरी 5 साल छोटी। हम सब मिलकर खेला करते थे, गली में भागते थे, कभी कभार झगड़ा भी हो जाता, लेकिन इसके बाद फौरन सुलह हो जाती थी। माँ कभी किसी को मारती नहीं थी, बस आवाज ऊंची करके कह देती कि अब बहुत हो गया, आके बैठ जाओ। बाप कभी सख्ती से बात भी नहीं करता था, बस शाम को घर आते ही सबको सीने से लगा लेता था। हमें लगता था कि हम दुनिया के सबसे खुशनसीब बच्चे हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें बहुत चाहते थे। हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। वो अलग बात है कि हमारे पास कोई बड़े खिलौने नहीं होते थे, ना अच्छे कपड़े, ना ही कोई शानदार सहूलतें, मगर जो कुछ भी था वो मोहब्बत से भरा हुआ था। मुझे याद है एक दिन शाम का वक्त था, हम सब घर के बाहर खेल रहे थे। मेरी छोटी बहन जो सबसे लाडली थी, अचानक गायब हो गई। पहले तो हम सब ने सोचा कि शायद वो किसी गली में खेलने चली गई है, लेकिन जब आवाजें देने पर भी वो ना आई तो हम परेशान हो गए। माँ ने आसमान सर पर उठा लिया, चीखें मार मार कर रोने लगी। मोहल्ले वालों को बुला लिया गया। मेरे बाप ने मोटरसाइकिल निकाली और आसपास के सब घरों में पूछने चला गया। मैं खुद भी इतना छोटा था कि मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मुझे लगा कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगी, शायद कोई इसे ले गया, शायद कुछ हो गया है। मेरे दिल में खौफ था, बेचैनी थी, परेशानी थी। हम सब इधर उधर भाग रहे थे, कहीं से कोई खबर नहीं आ रही थी। घंटा भर गुजर गया, लेकिन बहन का कुछ पता न चला। माँ बार बार यही कह रही थी कि मेरी बच्ची कहाँ गई, कहाँ चली गई। इसने कभी बाहर का रास्ता नहीं देखा, वो कैसे जा सकती है। कहीं कोई अगवा तो नहीं करके ले गया। क्या होगा इसके साथ। बाप का चेहरा जर्द हो गया था, इसकी आंखों में वो कैफियत मैं आज तक नहीं भूला। वो खामोशी से इर्द गिर्द के घरों के दरवाजे खटखटा रहा था, जैसे आवाज देने से कोई मुआवजा हो जाएगा, जैसे कहीं से हमारी बहन दौड़ती हुई वापस आ जाएगी। फिर कुछ देर बाद मोहल्ले की एक आंटी ने आकर कहा कि आपकी बेटी तो मेरी बच्ची के साथ हमारे घर में खेल रही थी। वो थक गई थी और सो गई है।